बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, जो आज के इस लेक्चर में मैं दो टॉपिक्स डिस्कस करूंगा, दोनों टॉपिक्स बड़े अहम हैं। इन दोनों टॉपिक से ज़रूर आपके डिफरेंट यूनिवर्सिटी का जो भी आप टेस्ट देंगे उनमें से ज़रूर एमसीक्यू बनकर आता है। तो आए पहले हम ये पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक में मैं कम्प्लेक्स नंबर्स की डिफरेंट फॉर्म्स आपसे शेयर करूंगा। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की डिफरेंट फॉर्म्स आपसे शेयर करूंगा और उन फॉर्म के नाम भी हम डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक का नाम है पोलर फॉर्म ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या होती है, आए पहले हम ये डिस्कस करते हैं। बच्चों, अभी तक हम जितनी भी कम्प्लेक्स नंबर की इससे पहले जो भी फॉर्म पढ़ते आए हैं वो ये फॉर्म थी और इस फॉर्म के ये नाम है। इस फॉर्म को हम कार्टेशियन फॉर्म भी कहते हैं, ये एक्स वाई फॉर्म को। इस फॉर्म को हम रेक्टेंगुलर फॉर्म भी कहते हैं। इस फॉर्म को हम अलजेब्रिक फॉर्म भी कहते हैं। एक्स प्लस वाई एयोटा, मसलन कोई भी मैं कम्प्लेक्स नंबर लिखता हूँ 3+2 एयोटा या 7-5 एयोटा, तो ये बेसिकली यहाँ पे x3 है और y2 है, x7 और y-5 है। तो इन फॉर्म का क्या, तो इस फॉर्म का क्या नाम है, ये या ये एक ही बात है। इस फॉर्म के ये तीन नाम हैं। कार्टेशियन फॉर्म भी कह सकते हैं, इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म भी कहेंगे, या इसको अलजेब्रिक फॉर्म भी कह सकते हैं। लेकिन किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की जो ये वाली फॉर्म है ना, आर थीटा फॉर्म, इसको कहते हैं आर थीटा फॉर्म। तो ये वाली फॉर्म का क्या नाम है, दैट इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की इस तरह से जो फॉर्म होती है, आर एंड थीटा की फॉर्म। थीटा में जब कोई कम्प्लेक्स नंबर लिखा जाता है तो उस कम्प्लेक्स नंबर का क्या, उस फॉर्म का क्या नाम है, दैट इज कॉल्ड पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। इसको इन शॉर्ट यूं भी लिखते हैं, आर सेज थीटा। ये आई है, इसको आयोटा भी पढ़ लें या आई कह लें, तो इसको पढ़ते हैं आर सेज थीटा। ये भी पोलर फॉर्म ही है, बट ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है, आर सेज थीटा। ये डिफरेंट यूनिवर्सिटी में आया हुआ है सवाल कि ऐसे लिखा था, वैल्यू ऑफ सेज 30 डिग्री। तो सेज 30 को अगर आप ओपन करें, जैसे ये सेज थीटा है, सेज थीटा को हम ओपन करें तो ये होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इसी तरह से सेज 30 डिग्री को अगर हम ओपन करें तो ये बनेगी वैल्यू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है, कॉस 30 प्लस आयोटा साइन 30। आगे इसको सॉल्व कर लें तो सेज थीटा को हम अगर ओपन करें तो ये होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, आर सेज थीटा। ये या ये, दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। सिर्फ सेज थीटा को हम ई पावर आयोटा थीटा भी कहते हैं। इसमें ई क्या है, आयलर कांस्टेंट है। तो कॉस थीटा प्लस आयोटा थीटा या सेज थीटा that is equal to e power iota theta. This one is known as Euler form और Euler's formula। तो आपको यूं भी कह सकते हैं, सिर्फ लिख दे सेज थीटा या सेज 30, इसका नाम क्या है, नीचे होगा कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म, आयलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो सिर्फ सेज 30 या सेज थीटा, दैट इज कॉल्ड आयलर फॉर्म, आयलर फार्मूला या आयलर फॉर्म। लेकिन आर सेज थीटा जो है, दैट इज कॉल्ड पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। और सिर्फ सेज थीटा जो है, दैट इज कॉल्ड, यानी आर इसमें नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड आयलर फॉर्म। इसमें ई क्या है, आयलर कांस्टेंट है। और ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं, ई इज एन इररेशनल नंबर। ई की वैल्यू होती है 2.718। आगे इस तरह से ये वैल्यू चलती जा रही है। रिकॉल करें, मैंने पाई और ई के बारे में डिस्कशन की है। दे आर वेल नोन इररेशनल नंबर। पाई की भी वैल्यू इररेशनल वैल्यू है और ई जो है ये भी इटसेल्फ एक इररेशनल वैल्यू है, इररेशनल नंबर है। थोड़ा सा मैंने आगे डिस्कशन किया है कि इसमें आर क्या चीज है और थीटा क्या चीज है। तो स्टूडेंट्स, इसमें ये आर जो है, दैट इज कॉल्ड, दैट इज इट्स वैल्यू इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। और थीटा ये वही जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बोली थी बात, आर्गुमेंट ऑफ जेड, दैट इज tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। इस पे मॉड भी है। स्टूडेंट्स, एक्स वाई को हम कहते हैं, दीज आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स।
जबकि आर थीटा इनको हम कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये आप इंफॉर्मेशन के तौर पर साथ साथ लिख लें, एक्स वाई का ये नाम है और आर थीटा का ये नाम है। तो आए इसका अब हम प्रॉपर प्रूफ करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ड्यूरिंग क्लास भी पूछ लेते हैं, इवन एंटी टेस्ट की क्लास में जब पढ़ा रहा होता हूँ तो वहां पे भी बच्चे पूछ लेते हैं कि सर ये कैसे चीज आई। तो दैट्स वाई मैं अब जो है इधर भी साथ साथ बता रहा होता हूँ कि ये बेसिकली ये रिजल्ट बना तो बना कैसे, ये चीजें आई तो आई कैसे। तो थोड़ा सा बच्चे को आइडिया हो जाया करता है कि बेसिकली ये चीज आई कहाँ से है या बनी कहाँ से है। वरना आप प्रूफ ना भी किया करें, जस्ट ये इंफॉर्मेशन लिख लिया करें, आप उसका सीन बिहाइंड स्क्रीन क्या है वो ना देखा करें। लेकिन अगर कुछ बच्चों को शौक होता है कि वो ये चाहते हैं कि ये चीज का पसे पर्दा क्या बात है या इसका प्रूफ क्या है, तो वो फिर मैं उनके लिए ये कर दिया करता हूँ। स्टूडेंट्स, एक्स प्लस वाई उल्टा फर्ज कर लो कोई आपको कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, तो मैंने उसकी आगे ऑर्डर पेयर फॉर्म भी लिखी है। ये एक ही बात है। अब थोड़ी देर के लिए मैं ये ऑर्डर पेयर फॉर्म को देखते हुए, आप याद करें मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात बोली थी कि स्टूडेंट्स जब भी कोई कम्प्लेक्स नंबर हम देखते हैं इस फॉर्म में जब होता है तो उसको हम एक्स वाई प्लेन के अंदर एज ए पॉइंट शो करते हैं। कम्प्लेक्स नंबर क्या है? दिस इज जस्ट अ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन और कम्प्लेक्स प्लेन और आर ग्रैंड प्लेन। तो एक्स वाई को मैंने एज ए पॉइंट शो किया। इसमें ये जो एक्स है, अब जब हम पोलर फॉर्म पढ़ रहे होंगे तो ये जो एक्स एक्सिस है इसको हम कहेंगे पोलर एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम पोलर एक्सिस कहेंगे। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को हमने अगर ज्वाइन किया करें ओरिजिन तक, फर्ज कर लो ये मैं ज्वाइन कर रहा हूं, तो मैं थीटा निकालने के लिए, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी, इस पी पॉइंट को कम्प्लेक्स नंबर को अगर ओरिजिन तक मैं जोड़ूं, ओरिजिन से जोड़ दूं, तो ये जो लेंथ होएगी इस लेंथ को मैं नाम दे रहा हूं आर। मैंने प्रीवियस लेक्चर में इस लेंथ को z मॉड भी कहा था, तो z मॉड या r एक ही बात है। इफ यू जॉइन पॉइंट p विद ओरिजिन देन OP लेंथ जो है, इस लेंथ को हम r भी कह सकते हैं और z लेंथ भी कह सकते हैं। OP लेंथ दैट इज इक्वल टू r या z मॉड। स्टूडेंट्स, ये भी मैं आपको बात बताता चलूं, कभी भी हम एक्स वाई प्लेन में जब कोई भी हम पॉइंट लिखते हैं, फर्ज कर लो यहां पे मैंने ये पॉइंट लिखा 3,4, तो इस पॉइंट से अगर मैं नीचे देखूं तो नीचे एक्स एक्सिस की तरफ अगर मैं देखूं तो यहां तक ये जो है ये वर्टिकल वैल्यू होती है। इस वर्टिकल लेंथ को मैं वाई कहूंगा, ये वाली लेंथ जो है ये 4 होगी। इस पॉइंट से अगर मैं एक्स एक्सिस, फर्ज कर लो मैं यहां पे खड़ा हूं, आप नीचे देखें एक्स एक्सिस की तरफ देखें तो ये वर्टिकल लेंथ है 4, और इसी पॉइंट से आप अगर वाई एक्सिस की तरफ देखें ये वाली वैल्यू, तो ये जो है ये वाली वैल्यू है इतनी, ये 3। ठीक है, तो इस लिहाज से अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करूं, फौरन उस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। आपने ये फिजिक्स में भी चीज पढ़ी होगी, कभी भी हम एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट लेते हैं तो फौरन वहां से हम परपेंडिकुलर ड्रा इसलिए कर रहे होते हैं कि इस पॉइंट का हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जिसको एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट भी कहते हैं, तो हॉरिजॉन्टल वैल्यू ये दैट इज एक्स और वर्टिकल वैल्यू हमेशा वाई होती है, ये वाई कोऑर्डिनेट ये, और ये एंगल है। तो बेसिकली इस प्लेन के अंदर, ये मैं दोबारा यहां बना देता हूं, इस प्लेन के अंदर ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट को आपने ओरिजिन से जोड़ा तो ये आर और ये थीटा, तो रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड आर थीटा, दर हकीकत हम ये इन दोनों के दरमियान हम ये रिलेशन क्रिएट करने लगे हैं। दैट्स वाई ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया। अब आप आए बच्चों इस ट्राइंगल में, फर्ज करो इस पॉइंट को मैं ए कह लेता हूं, इन ट्राइंगल OPA हम कुछ रिजल्ट्स डिराइव करते हैं। इन ट्राइंगल OPA पहले हम निकालते हैं जी कॉस थीटा। स्टूडेंट्स, ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बात बोल चुका हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, किसी भी ट्राइंगल में हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है। कोई भी आपको ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल दी जाए तो जिधर बच्चों 90 डिग्री होगा उसके अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, और जिस साइड पर जहां हम थीटा एंगल ले रहे होते हैं उसके अपोजिट जो है परपेंडिकुलर होता है। अगर थीटा यहां पे ले रहे हैं
तो ये परपेंडिकुलर होगा। लेकिन फर्ज कर लो कोई बच्चा कहता है सर हम अगर थीटा यहां पे ले रहे होंगे तो फिर परपेंडिकुलर इधर होगा, जिधर थीटा लिया जा रहा होगा उधर परपेंडिकुलर होगा, तो फिर थर्ड साइड जो पीछे बच गई है वो बेस होती है। लोग बेस को एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा भी कह रहे होते। तो 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर एंड थर्ड साइड बेस। इट मीन ये परपेंडिकुलर है, 90 के अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज आर है और ये एक्स बेस है। तो आए जी अब कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस इज एक्स, हाइपोटेन्यूज इज आर, एक्स ओवर आर। यहां से एक्स ओवर आर को मैंने लेफ्ट पर लिखा, कॉस थीटा को राइट पे। तो मैंने चूंकि एक्स की वैल्यू निकालनी है, आर उधर मल्टीप्लाई हो गया, तो एक्स की वैल्यू आई आर कॉस थीटा। इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1 नाम देते। सिमिलरली इसी ट्राइंगल से आप साइन थीटा निकालें तो वो ये वैल्यू बन रही है, तो वाई की वैल्यू यहां आई आर साइन थीटा, एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा और वाई की वैल्यू आर साइन थीटा। ये आप याद करें फिजिक्स के अंदर भी आप किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में जब फॉर्म में ब्रेक कर रहे होते हैं तो उसमें ये चीज आ रही होती है। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, उनका आर थीटा से ये रिलेशन बन गया, एक्स और वाई का आर थीटा के साथ ये दो इक्वेशन रिलेशन बन गई। अब आप इस एक्स और वाई की वैल्यू को इस ए में पुट करें। अब मैं थोड़ी देर के लिए ये मिटा देता हूं। ए ये है जो हमें ओरिजिनल कम्प्लेक्स नंबर दिया गया था, हमने उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए स्टोरी क्रिएट की। अब ये हमें जो वैल्यूज मिली है इसको जरा इसमें पुट करें, पुट वैल्यू 1 and 2 या इक्वेशन 1 2 इन ए में पुट करें। तो x की जगह आपने पुट कर दिया आर कॉस थीटा, प्लस y की जगह आपने पुट कर दिया आर साइन थीटा, साथ आयोटा। इसी तरह से बच्चों ये जो मैंने टिक किया हुआ है मेरा एक मकसद है। क्या है ये चीज? किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की कार्टेशियन फॉर्म या उसकी पोलर फॉर्म ये दर हकीकत आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की कार्टेशियन फॉर्म या उसी कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म ये दर हकीकत आपस में क्या है? इक्वल होती है। यानी इधर से इधर भी जाया जा सकता है, इधर से इधर भी जाया जा सकता है। ये बात आगे जाके जब मैं कोई स्पेसिफिक वैल्यू थीटा की लूंगा तो फिर आपको वहां पे पता चलेगा कि ये दोनों फॉर्म दर हकीकत बराबर है। अभी शायद कुछ बच्चों को पता ना चले। नो आर यहां से कॉमन ले लिया, अब मैं एक्स वाई हटा रहा हूं, सिर्फ ये चीज लिख रहा हूं। आर कॉमन ले लिया, कॉस थीटा और आयोटा मैंने पहले लिख लिया क्योंकि ये इसको लिखने की ये शॉर्ट फॉर्म है सेज थीटा। तो कॉस, सी स्टैंड्स फॉर कॉस, और आयोटा से पहले आपने प्लस डालना है, कॉस थीटा प्लस आई ये आयोटा साइन थीटा। तो ये थीटा एंगल होता है। तो ये एक ही बात है। दिस इज पोलर फॉर्म वेयर एज एक्स प्लस वाई होता है, दिस इज कार्टेशियन फॉर्म। बट पोलर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म बराबर होते हैं। सर अगर ये इक्वल होते हैं तो फिर ये लिखा क्यों? वेट करें, बताऊंगा मैं, वेट करें, मैं बताऊंगा इसको। अब स्टूडेंट्स यहां से टॉपिक तो इधर खत्म है, लेकिन यहां से हम आर और थीटा की वैल्यू जो है, जब किसी चीज के अंदर हम कोई सब्स्टिट्यूशन कर रहे होते हैं और खुद अपनी तरफ से कोई चीज ला रहे होते हैं, बेसिकली क्वेश्चन में तो एक्स वाई था लेकिन आर थीटा में खुद इंट्रोड्यूस कर लिया मैंने। तो ये रूल होता है कि जब भी किसी चीज के अंदर हम कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो ये रूल है कि जब भी हम किसी चीज के अंदर कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो उसकी वैल्यू जरूर निकालते हैं उस सब्स्टिट्यूशन की। तो मसलन आप याद करें, ये आपने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप इसमें एक्स स्क्वायर को लेट वाई करते हैं तो वाई की फिर वैल्यू जरूर निकालते हैं। आप वापस जब इसमें जाते हैं तो y की वैल्यू जरूर निकालते हैं। तो मैंने सब्स्टिट्यूशन की आर थीटा की, तो आर थीटा की फिर वैल्यू जरूर हमने निकालनी है। दैट्स वाई ये आगे कैलकुलेशन हो रही है। फॉर वैल्यू ऑफ आर, इन दो इक्वेशंस को आर की वैल्यू निकालनी हो तो इन दो इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर लें। स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 2 एंड एडिंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इनको ऐड करें, लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड कर ली, राइट साइड में ऐड कर ली। आर स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 1 होता है। तो आर की वैल्यू ये हमें मिल गई। इधर सर आपने प्लस माइनस डालना था, नहीं आर लेंथ है
और लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर आप प्लस माइनस डाल भी देंगे तो अगले स्टेप में फिर नेगेटिव को नेग्लेक्ट करना है। एंड फॉर वैल्यू ऑफ थीटा इन्हीं दो को आपस में डिवाइड करें। आर भी इन्हीं दो से मिलेगा, स्क्वायर करके ऐड करने से आर मिलेगा। थीटा भी इन्हीं दो से मिलेगा लेकिन डिवाइड करें, तो मैंने 2 डिवाइड 1 किया, आप 1 डिवाइड 2 भी कर सकते हैं। 2 डिवाइड 1 करें, लेफ्ट को लेफ्ट पे डिवाइड करें, राइट को राइट पे। आर से आर कट गया, ये वैल्यू बनी tan थीटा दैट इज इक्वल टू y ओवर x। तो थीटा tan इनवर्स y ओवर x, ये थीटा की वैल्यू। तो r और थीटा की ये वैल्यू है। तो ये 4 इक्वेशन है, मैंने इनको नाम दिया 1 2 एंड 3 4। मैं थोड़ी देर के बाद इन 4 इक्वेशनों को इधर जस्ट लिखकर मजीद इस पर थोड़ी सी डिस्कशन करूंगा, लेकिन आपको मैं ये भी बता देता हूं, कुछ राइटर्स इस तरह से निकाल रहे हैं आर और थीटा को, लेकिन इससे भी शॉर्ट वे है आर और थीटा को निकालने का। बुक्स में ज्यादातर ये मेथड यूज हो रहा है आर और थीटा को निकालने का, लेकिन मेरा कहना यह है कि हम आर और थीटा यहां से भी निकाल सकते हैं ट्राइंगल से। कैसे? आर निकालने के लिए इस ट्राइंगल पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, वो जल्दी हो जाएगी ये वैल्यू। ये देखें, वो उस पर तो ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन चूंकि बुक्स वालों ने यूं किया हुआ है इस तरह से, दैट्स वाई मैंने वो भी कर दिया। तो h यहां पे हाइपोटेन्यूज है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो r की वैल्यू अगला स्टेप ये बन जाएगा। और थीटा जैसे मैंने प्रीवियस टॉपिक में आर्गुमेंट ऑफ z डायरेक्ट tan थीटा ले लो, क्योंकि y x और थीटा का रिलेशन है tan थीटा y ओवर x, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। लेकिन चूंकि बहुत सारे राइटर इस तरह से कर रहे थे, दैट्स वाई मैंने भी यूं किया। और फेडरल बोर्ड या किसी और बोर्ड का जब क्वेश्चन आता है इस तरह का, तो वो लोग यही मेथड फॉलो कर रहे होते हैं, यूं नहीं लिख रहे होते। तो दैट्स वाई मैंने ये कर दिया, लेकिन मैंने साथ बता भी दिया कि आर और थीटा जल्दी देखना हो तो इस तरह से निकलता है। तो अब मैं बच्चों ये 4 इक्वेशंस लिखता हूं और इन पर मजीद आगे डिस्कशन करता हूं। तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की ये एक्स वाई जो फॉर्म है, इसके ये नाम है, और पोलर फॉर्म जो है ये वाली पोलर फॉर्म है, ये। तो इसका फायदा क्या है, वेट करें। अब मैं नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पर पहले ये 4 इक्वेशन लिखकर मजीद डिस्कशन करता हूं। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरा पूरा लेक्चर सुन रहे होंगे, मेरे लेक्चर से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है। मेरी कोशिश होगी कि मैं हर एंगल से बात को कवर करूं, तो इंशाल्लाह ये जो अब अगली डिस्कशन है इससे बहुत फायदा होने वाला है। स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की ये कार्टेशियन फॉर्म है, ये इसकी पोलर फॉर्म है, ये कार्टेशियन फॉर्म और ये पोलर फॉर्म। साथ ही हमने ये 4 इक्वेशंस बनाई, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। इस पर वेट करें, ये मैं क्या कर रहा। एंड r की वैल्यू ये है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, एंड थीटा की ये वैल्यू tan इनवर्स y ओवर x। ये चारों इक्वेशंस आपको याद करनी चाहिए। x के लिए आपने cos थीटा लेना है साथ r, y के लिए आपने साइन थीटा लेना और साथ r। x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये दोनों भी याद रखनी है। फिर r जो है ये लेंथ है उस लाइन की, और ये पाइथागोरस थ्योरम से भी आपने देखी और वैसे भी प्रूफ किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। और थीटा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अगर बच्चों आपको आर थीटा यानी पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकालने हो, तो ये फार्मूला लगाएंगे। अगर आपको आर थीटा गिवन हो, अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा गिवन हो और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स या अलजेब्रिक कोऑर्डिनेट्स, अलजेब्रिक फॉर्म बनानी हो, तो आप ये काम करोगे। क्या आए, यही बात मैं पहले आपको समझा देता हूं। अगर आपको ये देखो क्वेश्चन है, 1 and 30 डिग्री आर पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, देन कम्प्लेक्स नंबर। ये इससे रिलेटेड ये सवाल है। जब भी आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकालने हो, तो आपने क्या काम करना है अभी मैं बताता हूं। ये चीज लगाकर रिजल्ट्स निकालना है। और बच्चों, अगर आपको एक्स वाई यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालने हो, तो फिर आपने ये इक्वेशन यूज करनी है। अभी दोबारा मैं इस पर क्वेश्चन बना रहा हूं, आए अब हम ये सारी चीजें डिस्कशन करते हैं। तो पहले तो मैं किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की कार्टेशियन फॉर्म दी हुई है और आपको वो कह रहा है कि इसकी पोलर फॉर्म क्या होगी, तो ये एक क्वेश्चन है। द पोलर फॉर्म ऑफ 1 प्लस आयोटा,
तो इसको आंसर, इसका करेक्ट आंसर जो है, ऑप्शन जो है वो ये है डी। बहुत सारे बच्चों क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन का सलूशन की समझ नहीं लग रही है तो हर ऑप्शन को सॉल्व कर लें और जो उससे मैच करे वो रिजल्ट है। मसलन अगर इसी सवाल का आपको किसी बच्चे को ट्रिक का नहीं पता है तो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि कम्प्लेक्स नंबर और उसकी पोलर कार्टेशियन फॉर्म और उसकी पोलर फॉर्म ये इक्वल होते हैं। तो बच्चा हर ऑप्शन को सॉल्व करे, जिस ऑप्शन का आंसर 1 प्लस आयोटा बनेगा वो करेक्ट ऑप्शन है। तो इसको जरा सॉल्व करें ना, चारों को सॉल्व करते करते जब इस पे पहुंचेगा, जरा cos 45 देखें, वो होता है 1/√2 प्लस आयोटा साइन 45 वो भी 1/√2 और √2 को अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो यहां बचेगा 1 और यहां पे बचेगा आयोटा। तो ये करेक्ट ऑप्शन डी है। लेकिन इस बच्चे को टाइम जरूर लगेगा डी ऑप्शन तक पहुंचने में। लेकिन अगर किसी बच्चे को पता है कि कोई भी हमें कम्प्लेक्स नंबर दिया जाए तो उसकी जो कार्टेशियन फॉर्म में ये कम्प्लेक्स नंबर है, ये एक्स वाई फॉर्म में है, तो इसकी पोलर फॉर्म बनाने के लिए पहले वो फौरन यहां से एक्स निकाले 1, वाई निकाले वो भी 1, आर निकालेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर √, क्योंकि पोलर फॉर्म के लिए आपको आर थीटा निकालकर इसमें पुट करना है। तो इसमें कम्प्लेक्स नंबर में एक्स 1 है, वाई 1 है, तो आपको आर थीटा निकालना है। जैसे यही चीज देख लें, जब एक्स वाई मौजूद हो, मालूम हो और आर थीटा निकालना हो तो आपने ये काम करना होता है। तो ये देखिए मैंने आर निकाल लिया। अब इसी का थीटा यानी आर्गुमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, थीटा tan इनवर्स y ओवर x, तो ये 1 + 1 √2 बन जाएगा और ये y 1/1 tan इनवर्स 145, तो 45 डिग्री cos 45 और r क्या है √2, फौरन इस पे पहुंच जाएगा स्टूडेंट। तो आपकी मर्जी है, जो पहले मैंने तरीका बताया था कि बैक सोल्यूशन उसको कहते हैं, यानी हर ऑप्शन को सॉल्व कर लो और फिर उससे मैच कर लो, दैट इज कॉल्ड बैक सोल्यूशन, यानी हर ऑप्शन को सॉल्व कर लें। लेकिन अगर किसी बच्चे को इस तरह से बहुत टाइम लगेगा तो फिर वो क्या करता है, ये इस तरह से वैल्यू निकाल कर डायरेक्ट इसमें पुट कर ले, ये जल्दी हो जाएगा। मसलन इसमें जो है हर ऑप्शन अगर बहुत डिफिकल्ट मेथड से रिजल्ट्स बन रहे होते हैं तो ये इस वाला जो ये तरीका बच्चा अपनाएगा वो जल्दी डी ऑप्शन को टिक कर लेगा। बहरहाल जब भी आपको कार्टेशियन फॉर्म में कोई कम्प्लेक्स नंबर दिया जाए और उसकी पोलर फॉर्म बनानी हो तो एक्स वाई आपको मौजूद है, मालूम है, एक्स वाई मालूम है। जब भी आपको एक्स वाई मालूम हो और आर थीटा निकालना हो तो आप ये काम करें, आर भी निकाल लें, थीटा भी निकाल लें और पोलर फॉर्म में आर से थीटा में पुट कर दें, आर और थीटा, फौरन आपको पोलर फॉर्म मिल गई। ये आया हुआ है यूनिवर्सिटी का सवाल। अब मुझे कंफर्म नहीं है कि आयोटा था या माइनस आयोटा था, पोलर फॉर्म ऑफ आयोटा भी पूछ सकता है, पोलर फॉर्म ऑफ माइनस आयोटा भी पूछ सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे माइनस आयोटा है तो आप माइनस आयोटा को लिखोगे 0 माइनस आयोटा, तो इसमें x 0 है और y क्या है -1। स्टूडेंट्स आप अगर मेरा प्रीवियस लेक्चर देखें तो आयोटा की जो उसका जो आर्गुमेंट है वो 90 डिग्री था π/2 और माइनस आयोटा का आर्गुमेंट -π/2 है। ये वैसे भी याद रख लें, आयोटा का आर्गु किसी भी इमेजिनरी नंबर का आर्गुमेंट जो है वो याद करें π/2 है, प्लस है अगर इमेजिनरी नंबर तो π/2 है, माइनस है तो -π/2। तो यहाँ पे इसका r निकाल लो तो r तो इसका 1 आएगा, आयोटा का जो आर्गुमेंट आयोटा का जो z मॉड है या r है वो 1 आएगा और थीटा जो है आपने डायरेक्ट देख लिया -π/2, तो इसमें पुट कर ले 1 × cos -π/2 प्लस आयोटा × साइन -π/2, तो उसके लिहाज से फिर आगे ऑप्शन देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ 2 से 30। ये भी आया हुआ सवाल, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था 2 से 30 को सॉल्व कर ले। 2 cos 30 प्लस आयोटा साइन 30, यानी सिस 30 की ये ओपन फॉर्म है। सिस 30 उसको लिखने का शॉर्ट वे है, तो उसको ओपन करेंगे तो cos 30 प्लस आयोटा साइन 30 और बाहर 2 है। इसको सॉल्व करें तो ये आपका 2 × आगे ये √3/2 प्लस आयोटा × 1/2, 2 को मल्टीप्लाई करें तो कम्प्लेक्स नंबर ये बनेगा √3 प्लस आयोटा, तो ये उसकी अलजब्रिक फॉर्म कह लें
रेक्टेंगुलर फॉर्म कह लें या कार्टेशियन फॉर्म, यूं भी कह सकता था अलजेब्रिक फॉर्म ऑफ दिस या रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ दिस। ये जो है बेसिकली ये पोलर फॉर्म है। अब आगे वही बात जो थोड़ी देर पहले मैंने कही थी, इफ 1, 30 डिग्री आर पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, देन कम्प्लेक्स नंबर क्या होगा। जब भी आपको आर थीटा गिवन हो तो आप जो है ना पोलर फॉर्म या कम्प्लेक्स नंबर कार्टेशियन फॉर्म या कम्प्लेक्स नंबर निकालने के लिए ये काम करें, क्योंकि जैसे ही आपको कार्टेशियन फॉर्म मिल जाएगी तो आपको कम्प्लेक्स नंबर तो लिखना बहुत आसान है। जब भी आपको आर थीटा मिल जाए या गिवन हो तो एक्स वाई इससे निकाल लो। एक बार ना उसने सिर्फ यूं लिखा था इफ 1, 30 डिग्री देन कम्प्लेक्स नंबर। अब बच्चा कहता है ये क्या चीज है। याद रख लो बच्चों, ये 30 डिग्री थीटा है और ये आर है, यानी वो मेंशन नहीं करेगा कि ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं या नहीं है। याद रख लो, जब भी पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे तो पेयर के अंदर अगली वैल्यू सेकंड वैल्यू डिग्री में होगी, पहली वैल्यू कोई भी नंबर होगा वो लेंथ है। आर थीटा दीज आर पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो पहली वैल्यू लेंथ है, दूसरी वैल्यू डिग्री भी बोल सकता है, रेडियन भी बोल सकता है, ऐसे भी लिख सकता है 4, π/4 व्हाट इज कम्प्लेक्स नंबर। इफ 4, π/4 देन व्हाट इज कम्प्लेक्स नंबर। तो उसने मेंशन नहीं किया कि ये खुद इटसेल्फ क्या है, तो बच्चे को पता चल जाना चाहिए कि ये है तो कोई ऑर्डर पेयर फॉर्म में वैल्यू। अब ये क्या है, दिस इज लेंथ एंड दिस इज एंगल। लेंथ दिस इज अ नंबर आर थीटा, तो फिर उसको फौरन जो है ये वाली रिलेशन आर थीटा गिवन है, एक्स वाई निकालनी है, तो फौरन इसमें आर की वैल्यू 1 और थीटा 30, इसमें आर की वैल्यू 1 और थीटा 30, तो एक्स वाई मिल गया। फिर उसने कम्प्लेक्स नंबर में पुट कर लिया, सिंपल चीज। अब ये देखो ये क्या चीज है, इफ √3, 1, अब इसमें थीटा नहीं है लेकिन ये ऑर्डर पेयर फॉर्म है तो ये एक्स वाई फॉर्म है। अगर सेकंड वैल्यू डिग्री में होगी तो ये आर थीटा फॉर्म होगी। पहला नंबर तो हमेशा जो है ना, ये भी एक तरह से एक्स भी लेंथ है, याद करें ट्राइंगल में एक्स भी लेंथ है, वाई भी लेंथ है, आर भी लेंथ है, लेकिन ये थीटा डिग्री या रेडियन में होगा। तो अगर ये ऑर्डर पेयर में कोई वैल्यू डिग्री में नहीं है, दोनों ऐसे सिंपल नंबर हैं, तो ये एक्स वाई फॉर्म है। लेकिन अगर इस ऑर्डर पेयर में सेकंड वैल्यू डिग्री में हो या रेडियन में हो तो ये आर थीटा फॉर्म है। बच्चों आपको खुद देखना है कि ये एक्स वाई फॉर्म है या आर थीटा फॉर्म है, फिलहाल मैं बता भी रहा हूं साथ। तो ये चीज आपकी एक्स वाई फॉर्म है, आपको यानी रेक्टेंगुलर फॉर्म गिवन है, तो कम्प्लेक्स नंबर के पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो अब आपने ये काम करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 + 1, तो ये R2 बनेगा। और थीटा जो है tan इनवर्स 1/√3 दैट इज 30 डिग्री। ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था कि tan इनवर्स √3 एंड tan इनवर्स 1/√3, ये बच्चों याद रखनी। और भी एक चीज है, tan इनवर्स 0 ये 0 है, tan इनवर्स इन्फिनिटी ये बच्चों 90 डिग्री है, यानी tan बेसिकली tan 90 जो है वो इन्फिनिटी होता है, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी वो 90 डिग्री, ये भी याद रख लें। तो इस तरह से ये चीजें जो हैं आपको हेल्पफुल होंगी। ये क्वेश्चन जो है जरा समझने वाला है। द आयलर्स फॉर्म इफ 1, 1 is are Cartesian coordinates. If 1, 1 are Cartesian coordinates, then what is the Euler form? ये आयलर फॉर्म ये है। अब इसके लिए आपको पहले जो ना थीटा निकालना है, इसमें आर नहीं निकालना, जस्ट थीटा निकालना है। तो tan इनवर्स 1/1, तो थीटा है 45 डिग्री, तो आयलर फॉर्म ये है cos 45 प्लस आयोटा sin 45, ये उसकी आयलर फॉर्म है। या ऐसे भी लिख सकता है e⁻ आयोटा × π/4, यूं भी जवाब लिख सकता है और उसकी ओपनिंग फॉर्म में भी लिख सकता है आयलर फॉर्म। नीचे ऑप्शंस होंगे। द आयलर फॉर्म इफ दिस इज द पोलर कोऑर्डिनेट्स, आयलर फॉर्म है और ये पोलर कोऑर्डिनेट्स है, कार्टेशियन फॉर्म और पोलर। तो ये तो अब सिंपल आपको थीटा मौजूद है। आयलर फॉर्म के लिए बच्चों आपको थीटा चाहिए होता है सिर्फ, तो इसमें थीटा क्या है 45,
cos 45 प्लस आयोटा sin 45, या इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये आपने बच्चों क्वेश्चन हर एंगल से मैंने बनाया है। ये लेक्चर आपने बड़े अच्छे तरह से नोट करने हैं, इससे जरूर आपको कोई ना कोई किसी यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू बनकर आएगा, आ सकता है एमसीक्यू। बच्चों ये भी बड़ा अहम टॉपिक है, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं फिर बता रहा हूं कि डी मॉवरीज थ्योरम बड़ा अहम टॉपिक है, इससे रिलेटेड भी जरूर एमसीक्यू बनकर आता है। आए देखते हैं ये क्या चीज है। डी मॉवरीज थ्योरम, इफ n इज एनी इंटीजर, इंटीजर को बच्चों मैं आसान लफ्जों में आपको ये समझा देता हूं, बता देता हूं कि इंटीजर क्या होता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स का कॉम्बिनेशन, ये इंटीजर्स होते हैं। होल नंबर आपको पता है 0 1 2 3, ये होल नंबर है। लेकिन इन्हीं के साथ अगर थोड़ी देर के लिए मैं नेगेटिव होल नंबर भी आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स का कॉम्बिनेशन ये इंटीजर्स होते हैं। तो डी मॉवरीज थ्योरम में क्या स्टेटमेंट है, ये क्या कहता है, इफ n इज एनी इंटीजर देन cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होल पावर n। स्टूडेंट्स अगर इस फॉर्म में आ जाए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी ये जो फॉर्म है मैंने अभी बताया था, इस फॉर्म को कहते हैं आयलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या आयलर्स फार्मूला। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आयलर्स फॉर्म में हो और उसके ऊपर पावर n हो, तो इस पावर को फिर ओपन ना करें, बल्कि इस पावर पर ये टेक्निक लगाएं। आयलर थ्योरम ये कहते हैं कि पावर जो है ये अंदर आकर एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी पावर n इधर भी थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगी और इधर भी। ये देखें, cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा। कभी भी आयलर फॉर्म पर कोई इंटीजर पावर हो, चाहे वो इंटीजर नेगेटिव है चाहे वो इंटीजर पॉजिटिव है, तो ये n जो है ये अंदर आकर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी इन डी मॉवरीज थ्योरम द पावर n विल मल्टीप्लाई विद एंगल थीटा। ये बल्कि आप यहां पे लिख लें, यहां इसके साथ, इन द डी मॉवरीज थ्योरम द पावर n विल मल्टीप्लाई विद एंगल थीटा। यानी ये देखें, ये n जो है ये इधर भी थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर भी थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे ये देखें, cos 30 प्लस आयोटा sin 30, आपको पूछा जाए कि ऊपर क्यूब है तो इसकी क्या वैल्यू है, तो कई बच्चे इसको, अगर किसी बच्चे को डी मॉवरीज थ्योरम का नहीं पता होगा तो वो पहले अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करेगा फिर क्यूब को ओपन करेगा ना, ऐसा कभी भी ना करें। आप क्या करोगे, डी मॉवरीज थ्योरम क्या है, ये पावर n अंदर दोनों एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगी, सिर्फ एंगल से। 3 इंटू 30 डिग्री या 30 डिग्री इंटू 3 एक ही बात है। cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा, आगे सॉल्व कर लें। cos 90 प्लस आयोटा sin 90, cos 90 0 प्लस आयोटा sin 90, that is 1 आयोटा into 1 that is आयोटा। स्टूडेंट्स मैं इंशाल्लाह अपने इस लेक्चर के बाद साइन कॉस के डिफरेंट एंगल्स पर बगैर कैलकुलेटर हम कैसे एंटी टेस्ट में वैल्यूज निकाल सकते हैं, उनकी बड़ी बेहतरीन ट्रिक मैं बताऊंगा। साइन 0 साइन 30 cos 30, साइन 60 cos 60, साइन 45 cos 45, इस तरह से साइन कॉस के अंदर डिफरेंट एंगल्स हों और हमारे पास एंटी टेस्ट में कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं होता, कैलकुलेटर नहीं है, तो उसको कैसे याद रखें या वहां पे कैसे निकालें विदाउट कैलकुलेटर, तो इंशाल्लाह उसके लिए मैं बड़ी बेहतरीन ट्रिक आपको बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल यहाँ पे साइन 91 है, तो ये ओवरऑल आंसर आयोटा है। स्टूडेंट्स ये याद रखें, यहाँ पे डी मॉवरीज थ्योरम में अंदर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अंदर वाला साइन ये मैटर नहीं करता। अंदर अगर नेगेटिव साइन हो तो भी हम डी मॉवरीज थ्योरम लगा सकते हैं, बना सकते हैं। इसके लिए एक अलग टेक्निक है, लेकिन हम लगा जरूर सकते हैं। बेसिकली डी मॉवरीज थ्योरम प्लस के साथ ही है, लेकिन अंदर माइनस आ जाए तब भी हम ये ट्रिक लगा सकते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि डी मॉवरीज थ्योरम 4 सूरतों में लग सकता है। कब, अंदर पॉजिटिव साइन हो या नेगेटिव साइन हो, दोनों सूरतों में लग सकता है। ये पावर n पॉजिटिव हो या ये पावर n नेगेटिव हो, दोनों सूरतों में लग सकता है। ये देखें, जब पावर पॉजिटिव हो, n अगर पॉजिटिव है, फर्ज कर लो यहाँ पे n पावर नेगेटिव भी हो, तब भी आप डी मॉवरीज थ्योरम लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये पावर n है तो मैंने इसके साथ भी लगाया, क्योंकि ये इंटेग्रल फॉर्म जो होती है ना, ये वाली, ये पॉजिटिव भी वैल्यू है नेगेटिव भी वैल्यू, तो चारों सूरतों में से जौन सी मर्जी फॉर्म आ जाए, प्लस हो
डी मॉर्गन्स थ्योरम अंदर प्लस हो तब भी लगता है, माइनस हो तब भी लगता है, पावर पॉजिटिव हो पावर नेगेटिव हो, दोनों सूरतों में लग सकता है। स्टूडेंट्स मैं आपको ये बात बताता चलूं कि ये पावर n पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो दोनों सूरतों में लग सकता है, अंदर पॉजिटिव साइन हो नेगेटिव साइन हो दोनों सूरतों में लग सकता है। हाँ, एक सूरत ऐसी है जब डी मॉर्गन्स थ्योरम नहीं लगेगा। कब? जब यहां कॉस की बजाय पहले साइन और फिर आयोटा कॉस हो, तब डी मॉर्गन्स थ्योरम नहीं लगेगा। डी मॉर्गन्स थ्योरम के लगने की बुनियादी शर्त यह है कि शुरू में कॉस हो बाद में आयोटा साइन हो, ये बुनियादी शर्त है। शुरू में कॉस हो बाद में आयोटा साइन हो, यानी ये सिज फॉर्म हो। पावर नेगेटिव हो पावर पॉजिटिव हो दोनों सूरतों में लगेगा, अंदर प्लस साइन हो अंदर नेगेटिव साइन हो दोनों सूरतों में लगेगा। हाँ, उस वक्त डी मॉर्गन्स थ्योरम नहीं लगेगा जब पहले साइन और बाद में कॉस हो। तो फिर हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट डी मॉर्गन्स थ्योरम नहीं लगाएंगे, पावर को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम अंदर पहले कॉस बनाएंगे फिर साइन, यानी ये सिज थीटा की फॉर्म हो तब डी मॉर्गन्स थ्योरम लगता है। डी मॉर्गन्स थ्योरम के लगने की बुनियादी रिक्वायरमेंट क्या है, अंदर बेस में पहले कॉस हो फिर आयोटा साइन हो तब लगेगा। अब मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स आगे शेयर किए कि दो डिफरेंट फॉर्म्स हो डी मॉर्गन्स थ्योरम की, तो उनको मल्टीप्लाई हो रही हो तो कैसे लगेगा डी मॉर्गन्स थ्योरम। ये देखें, अगर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एक फॉर्म है, कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 ये एक फॉर्म है, कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 ये दूसरी फॉर्म है। दो कम्प्लेक्स नंबर्स इस फॉर्म में आयलर फॉर्म में और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या है डी मॉर्गन्स थ्योरम ये कहता है कि कॉस का एंगल कॉस में ऐड कर लो प्लस आयोटा साइन का एंगल साइन में ऐड कर लो। दो डिफरेंट फॉर्म्स हो, आयलर फॉर्म हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो डी मॉर्गन्स थ्योरम ये कहता है कि ये कॉस का एंगल कॉस में ऐड कर लो साइन का एंगल साइन में ऐड कर लो। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे लॉ की प्रॉपर्टीज हैं, मैं इनसे रिलेटेड अभी क्वेश्चंस बताता हूँ थोड़ी देर बाद। इसी तरह दो कम्प्लेक्स नंबर आयलर फॉर्म यूं हैं, डिवाइड हो रही हैं यूं या यूं, एक ही बात है, तो उनमें क्या है, कॉस के एंगल में से कॉस का एंगल सब्ट्रैक्ट कर लो, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन के एंगल में साइन का एंगल सब्ट्रैक्ट कर लो, यानी ये नीचे वाला एंगल ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। इसी तरह ये आया हुआ है एनईटी में क्वेश्चन कि ये किस चीज के बराबर है, इतनी चीज थी और नीचे ऑप्शन थे। तो मैंने अभी इससे पहले पोलर फॉर्म बताई या डी मॉर्गन्स थ्योरम, तो इनसे रिलेटेड रिजल्ट से रिलेटेड भी कोई एमसीक्यू पूछ सकता है। थोड़ी देर पहले मैंने जो पोलर फॉर्म की प्रॉपर्टीज बताई या इनमें से ये प्रॉपर्टीज है, तो विच वन इज ट्रू, नीचे रिजल्ट्स होंगे और उनके बारे में पूछा जा रहा होगा, तो कोई एक भी ट्रू हो सकता है और सारे रिजल्ट्स भी ट्रू हो सकते हैं। तो ऐसा जब भी एमसीक्यू आए कि विच वन इज ट्रू, तो पहले आप सारे रिजल्ट्स अच्छी तरह पढ़ लें, क्या पता सारे ट्रू और एंड पे लिखा हो ऑल ऑफ दीज, तो ये भी बात याद रखनी। तो ये 1 ओवर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसका जो सही जवाब है वो ये है। पूरी तरह से इसको देख ले, नीचे होल पावर 1 है, ऊपर ले जाकर पावर -1 कर लें। मैंने बच्चों अभी बताया था कि ये पावर n नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है, तो पावर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो दोनों सूरतों में डी मॉर्गन्स थ्योरम लग सकता है, और अंदर प्लस हो या माइनस हो तब भी डी मॉर्गन्स थ्योरम लग सकता है। कॉस, ये अब देख ले अंदर माइनस है, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो ये है ये डी मॉर्गन्स थ्योरम नहीं, डी मॉर्गन्स थ्योरम की असल फॉर्म अंदर प्लस है, लेकिन इसकी एक थोड़ी सी शक्ल चेंज करके हम इस पर डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा सकते हैं। लगा दिया मैंने डायरेक्ट, लेकिन वो शक्ल चेंज करने से क्या मुराद है बच्चों, इसको हम अंदर प्लस बनाने के लिए हम ये चीज लिखेंगे, कॉस माइनस थीटा, माइनस को अभी चलो मैं बाद में लाता हूं, प्लस ये माइनस मैंने अंदर तोड़ दिया और साथ इधर आयोटा डाल दी। पहली फॉर्म तो ये बना ली बेस की, पावर n को छोड़ो। याद रखें बच्चों, डी मॉर्गन्स थ्योरम तब लगता है जब दोनों एंगल सेम हो, यानी इधर अगर 30 है तो इधर भी 30 हो, यानी थीटा एंगल है। अब ये तो माइनस थीटा और ये प्लस थीटा है, तो अगला स्टेप ये होगा कि ये याद रखें, आपको पता भी है कॉस के अंदर नेगेटिव हो तो वो नेगेटिव खत्म हो जाता है जब साइन के, लेकिन जब साइन के अंदर नेगेटिव हो तो नेगेटिव बाहर आ जाता है। कॉस करप्ट आदमी है, ये नेगेटिव को खा जाता है, सी से कॉस सी से करप्ट,
कॉस नेगेटिव थीटा दैट इज कॉस थीटा। एस से साइन, एस से शरीफ आदमी नेगेटिव वापस करता है, कॉस करप्ट आदमी नेगेटिव खा लेता है। तो ये नेगेटिव, इसकी बजाय आप इसको यूं भी लिख लें। अब ये वो फॉर्म बन चुकी है डिमोवरीज थ्योरम की फॉर्म, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और होल पावर क्या है, पावर एन। तो ये अब मल्टीप्लाई करें तो यही चीज बन जाएगी, कॉस एन थीटा साइन एन थीटा, और माइनस बाहर ले आए तो ये चीज बन जाती है। तो ये इतने स्टेप ज्यादा बनाने की नहीं जरूरत है, एंटी टेस्ट में तो मुझे डायरेक्ट बताना होता है। तो कोई बच्चा कहता है कि फिर ये चीज कैसे बनी, तो मैंने साथ समझा दिया। ये अब डायरेक्ट डिमोवरीज थ्योरम नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि यहाँ पे पहले साइन और फिर कॉस है, तो डिमोवरीज थ्योरम की तो फॉर्म होती है सिज थीटा। पहले कॉस होना चाहिए बेस में, ये बुनियादी शर्त है, पहले कॉस होना चाहिए, बाद में साइन होना चाहिए। अंदर प्लस हो माइनस हो कोई मैटर नहीं करता, पावर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई मैटर नहीं करता, अंदर प्लस साइन हो या माइनस साइन हो कोई मसला नहीं है, पावर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो कोई मसला नहीं है। हाँ, अंदर बेस में पहली टर्म कॉस जरूर होनी चाहिए, अंदर बेस में पहली टर्म साइन हो तो फिर डिमोवरीज नहीं लगता। बाकी सारी सूत्रों में बेस में प्लस हो तब लग सकता है, बेस में माइनस हो तब लग सकता है, पावर एन पॉजिटिव हो तब भी लग सकता है, पावर एन नेगेटिव हो तब भी लग सकता है। लेकिन कब नहीं लगेगा? जब पहली टर्म साइन हो और दूसरी टर्म कॉस हो, फिर नहीं लगेगा। हाँ, पहली टर्म कॉस हो दूसरी टर्म साइन हो लग सकता है डिमोवरीज। तो अब हम क्या करेंगे, इसके दो तरीके। एक तो बच्चों ये तरीका है कि हम अलाइड एंगल प्रॉपर्टी से यहां कॉस बनाते हैं, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। ये अलाइड एंगल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री में आपने कुछ बच्चों को तो पहले ही पता होगा। 90 पर फंक्शन चेंज हो जाता है, 90 और 270 पे फंक्शन अपनी को रेशो में चेंज हो जाता है, कॉस जो है वो साइन में चेंज होगा। 180 और 360 पे फंक्शन सेम रहता है। तो यहां चूंकि मुझे चेंज करना था, साइन को कॉस में लाना था, दैट्स वाई अंदर 90 लिया, कॉस 90 माइनस थीटा। तो ये चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये साइन थीटा बन जाता है, 90 की वजह से साइन थीटा बन जाएगा। और सिमिलरली यहां मुझे कॉस थीटा की जगह साइन थीटा लाना है, तो यहां पे साइन 90 माइनस थीटा ये कॉस थीटा के बराबर है। तो कॉस थीटा की जगह ये चीज लिख ली और साइन थीटा की जगह ये चीज लिख ली। ये क्या है? ये अलाइड एंगल रूल है। इंशाल्लाह जब मैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर दूंगा तो वहां पे जाकर ये अलाइड एंगल रूल को ज्यादा डिटेल में बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पे जस्ट मैं इतना बताऊंगा कि अगर अंदर एंगल 270 हो या 90 हो तो फंक्शन अपनी को रेशो में चेंज हो जाता है, साथ हम क्वाड्रेंट के लिहाज से अलामत यानी साइन पुट करते हैं। 90 और 270 पे फंक्शन अपनी को रेशो में चेंज हो जाता है, जबकि 180 और 360 पे फंक्शन सेम रहता है। यहां पे 180 होता तो फिर फंक्शन कॉस ही रहेगा। हाँ, क्वाड्रेंट ये सेकंड है, सेकंड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, तो हम कॉस ही लिखते हैं। 180 और 360 पे फंक्शन सेम, 90 और 270 पे फंक्शन अपनी को रेशो में चेंज हो जाता है। को रेशो से मुराद साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में, सीकेंट को सीकेंट में चेंज होगा, को सीकेंट सीकेंट में। असल में ये एक दूसरे के को रेशो है, साइन के साथ को ऐड करें तो कोसाइन बनता है, कोसाइन से को हटाएं तो साइन बनता है। तो ये एक दूसरे की को रेशो है। तो इसको इस फॉर्म में लिख लिया, अब ये फॉर्म बन गई। अब आप पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर लें। एक तो ये तरीका है, दूसरा ये भी तरीका है कि यहाँ कॉस बनाने के लिए ये सेकंड मेथड है, ये वाला जल्दी बच्चों को समझ आ जाता है। इसको अगर आप अलाइड एंगल में नहीं समझना चाहते तो यूं समझ लें, पहले साइन और बाद में कॉस हो तो आपने क्या करना है, पहले अंदर से अयोटा कॉमन ले लें। जब अयोटा कॉमन लेंगे तो कॉस वाली टर्म के साथ अयोटा खत्म हो गया, कॉस मैंने पहले लिख लिया और इसके साथ 1 ओवर अयोटा आ गया। जब भी कोई चीज कॉमन लेते हैं तो अंदर डिवाइड करती। बच्चों 1 ओवर अयोटा जो होता है ये माइनस अयोटा के बराबर होता है। आपको मैंने पहले भी बताया 1 ओवर अयोटा को रैशनलाइज कर लें तो ये माइनस अयोटा के बराबर है। तो ये देख लें कॉस थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा, 1 ओवर अयोटा को यूं लिख लिया और ये अयोटा की पावर n बाहर आ गई।
अब इस पे डी मॉवरिस थ्योरम लगा लें ये वाला, यानी अगर आपको अलाइड एंगल से नहीं समझना तो यूं समझ लें, अयोटा बाहर कॉमन ले लें और इस तरह से अब दोनों की पावर कर लें, 1/अयोटा की जगह माइनस अयोटा लिख लें। अब अयोटा पावर n बाहर रहेगा और इस पे डी मॉवरिस थ्योरम लगा लें, तो बाहर अयोटा की पावर n उसी तरह से रहे। यानी अगर साइन थीटा की फॉर्म में ये दे सवाल तो आप ये वाला स्टेप करके उसको डी मॉवरिस थ्योरम लगा लें। आए अब कुछ मैंने इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए। cos 60 प्लस अयोटा साइन 60, cos 30 प्लस अयोटा साइन 30, ये दो आयलर फॉर्म या डी मॉवरिस थ्योरम की फॉर्म में चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, इस पे ये वाली प्रॉपर्टी लगे। यानी कई बच्चों को अगर इन प्रॉपर्टीज का नहीं पता था, इन रूल्स का नहीं पता है, तो वो तो इसको सीधा सीधा सॉल्व करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे। फर्ज करो एक बच्चे को नहीं पता है तो cos 60 को वो लिखता है 1/2 अयोटा साइन 60 √3/2 और इधर से ये सॉल्व करेगा √3/2 अयोटा इंटू 1/2 और फिर वो आपस में मल्टीप्लाई करके बहुत सारा टाइम लगाने के बाद रिजल्ट पे आएगा। लेकिन जिस बच्चे को इन रूल्स का या इन प्रॉपर्टीज का पता है वो क्या करेगा, कॉस का एंगल कॉस में ऐड करेगा। ये देखो ये रिजल्ट बनेगा cos 90 60 प्लस 30 अयोटा, साइन का एंगल साइन में ऐड होगा तो ये बन गया, ये भी 90 बन गया साइन 90। और ये जो है इंशाल्लाह मैंने अभी कहा कि अगले मेरे लेक्चर में मैं साइन कॉस की वैल्यू डिफरेंट एंगल के साथ बेहतरीन ट्रिक बताने लगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे cos 90 डायरेक्ट लिख लें 0 अयोटा साइन 91, तो ये आंसर आया अयोटा। लेकिन जो बच्चा उस तरह से मल्टीप्लाई करेगा, ये टेक्निक लगाए बगैर बहुत टाइम लगेगा। ये डिवीजन वाला आ गया। डिवीजन में हम क्या करते हैं, एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये लॉग की प्रॉपर्टीज, जैसे आयलर फॉर्म में उनकी प्रॉपर्टीज लॉग से मिलती जुलती हैं, ये वाली दो प्रॉपर्टी भी लॉग से मिलती जुलती है। मल्टीप्लाई में एंगल ऐड हो रहे हैं, डिवीजन में एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसको आगे आपने जब सॉल्व करना है तो 60 माइनस 30 प्लस अयोटा 60 माइनस 30, ये इस तरह से अंदर प्लस हो या माइनस हो दोनों सूरतों में लग जाएगा। मसलन कोई बच्चा कहता है यहां पे माइनस हो तो फिर क्या करेंगे, इस माइनस को पहले अंदर तोड़ लेंगे। अंदर तोड़ कर, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, फर्ज करो ये सवाल यूं भी आ जाता है, cos 60 माइनस अयोटा साइन 60 डिवाइडेड बाई cos 30 प्लस अयोटा। अब ना लगाएं फौरन, अब पहले यहां पे माइनस बनाएं क्योंकि एक्चुअल फॉर्म में प्लस साइन है ना, तो ये माइनस आप अंदर ले आए, cos 60 प्लस अयोटा साइन माइनस 60। अच्छा, तो अब क्या है, दोनों एंगल सेम फॉर्म में होने चाहिए। तो आगे क्या करेंगे, cos के एंगल को भी नेगेटिव कर लो, यानी इससे अगला काम ये करेंगे cos ऑफ माइनस 60 अयोटा साइन ऑफ माइनस 60, यानी सेज थीटा थीटा दोनों का सेम हो तब डी मॉवरिस लगता है, जब दोनों वैल्यूज का थीटा सेम हो। अगर ये कोई सवाल इस तरह का आ जाता है तो फिर अब आप यूं करके अब लगाएं। अब क्या बनेगा, cos का टोटल एंगल माइनस 90 ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट करेगा, यानी जब भी आप ये प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो दोनों एंगल सेम फॉर्म में हो, दोनों एंगल एग्जैक्ट इक्वल फॉर्म में हो। अब मैं ये माइनस 60 है, ये भी माइनस 60, लेकिन यहां पे नहीं प्रॉपर्टी लगा सकते कि ये ऊपर जाके 60 माइनस 30, ऐसा नहीं होगा। दोनों एंगल जब सेम फॉर्म में होंगे तब नीचे वाले एंगल को ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट करोगे। अब ये वैल्यू बनेगी cos ऑफ माइनस 90 ऊपर जाके प्लस अयोटा साइन ऑफ माइनस 90। अब ये सही आंसर है। cos ऑफ 90 भी 0, cos ऑफ माइनस 90 भी 0, ये माइनस बाहर ले, ये माइनस खत्म हो जाएगा, cos ऑफ माइनस 90 भी 0, cos ऑफ 90 भी 0, और अयोटा प्लस अयोटा साइन ऑफ माइनस 90, साइन के अंदर नेगेटिव है वो नेगेटिव बाहर ले आओ, साइन ऑफ 91 है तो ये -1 आंसर बनेगा, ओवरऑल माइनस अयोटा बन जाएगा। ये जवाब। अब ये एक अगली फॉर्म में मैंने एक और मजीद क्वेश्चन बनाया है। अब ये मैंने एक और मजीद क्वेश्चन बनाया, तो इसमें आप क्या करेंगे, डिवीजन है, पहले मल्टीप्लाई वाला रूल लगा लो, cos ऑफ 180 प्लस अयोटा साइन ऑफ 180 डिवाइडेड बाय cos ऑफ 90 अयोटा साइन ऑफ 90। अब डिवीजन के साथ सब्ट्रैक्ट कर लो, cos
90 बन जाएगा प्लस आयोटा साइन 90। पहले अंदर वाले एंगल्स, पहले पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, फिर डिवीजन वाला रूल लगा लो, ये एंगल सब्ट्रैक्ट कर ले, टोटल आंसर बनेगा cos 90 प्लस आयोटा साइन 90 और उसको सॉल्व कर। ये क्या रिजल्ट है? ये डायरेक्ट मैंने इसलिए लिखा कि इस पर मैंने डिस्कशन करनी है। ये क्या है? cos 300 प्लस आयोटा साइन 300। सर इस पे क्या करेंगे अब हम? कैलकुलेटर तो होगा नहीं, तो आए ये भी मैं समझाता हूं। स्टूडेंट्स, कोई भी एंगल जो 90 से ज्यादा है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, और आप उसकी वैल्यू विदाउट कैलकुलेटर एंटी टेस्ट में निकालना चाहते हो, तो क्या करोगे? आओ ये मैं आपको ट्रिक बताता हूं। फर्ज कर लो आपको एंगल आ गया cos 120 या cos 150, यानी वैल्यू इस तरह की होगी कि वो किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। कौन सी फॉर्म में अभी बताने जा रहा हूं, साइन कॉस कोई भी आ जाए। तो आपने पहला काम ये करना है कि देखना है कि वो एंगल किस क्वाड्रेंट में है। अगर कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है, 0 पे, 30 पे, 45 पे, ये वाले जो बेटा एंगल है ना, दीज आर कॉल्ड स्पेशल एंगल। ये 7, 90, 180, 270, 360, 4 ये वैल्यू, 4 ये वैल्यू, ये टोटल 8 एंगल जो हैं, दीज आर कॉल्ड स्पेशल एंगल्स। इसके अलावा 15 डिग्री, 18 डिग्री, 36 डिग्री, 15, 18, 15, 18, 36, 72, इन वैल्यूज पे भी साइन कॉस निकालना मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल अभी मैं इन वैल्यूज पे साइन कॉस कैसे निकालते हैं, ये मेरा अगला लेक्चर भी कुछ है और कुछ ये लेक्चर भी है, दोनों का कम्बिनेशन आपको इंशाल्लाह ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलेटर के बगैर वैल्यूज निकालना बहुत आसान होगा। तो कोई भी एंगल जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो इनमें से होगा, तो बड़े जल्दी से निकाल लेंगे। लेकिन फर्ज कर लो कोई एंगल सेकंड में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल होगा तो आप उसको 90 में भी ब्रेक कर सकते हो, लेकिन मेरा मशवरा है उस एंगल को 180 में कन्वर्ट करो। 90 में भी किया जा सकता है, लेकिन फिर वो आपको को रेशो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। मेरा मशवरा यही है कि कोई भी एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो 90 की बजाय उसको 180 में ब्रेक कर लो तो ज्यादा बेहतर। अब 180 में कैसे ब्रेक करेंगे? देखो यही एंगल है 120, तो इसको आप 180 में ब्रेक करोगे यूं, 180 लिखो, साथ इन दोनों का फौरन डिफरेंस लो। क्या मतलब? 180 माइनस 120, 60, वो यहां लिख लो, डिफरेंस लेना। हमेशा 180 ज्यादा होगा तो डिफरेंस लेना। फर्ज कर लो 150, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में है, यहां 180 लिखो, इनका डिफरेंस वो यहां लिखो। ऐसा करने से क्या होगा? अलाइड एंगल प्रॉपर्टी लगेगी। क्या? ये मैं अब 120 की जगह लिखूंगा cos ऑफ 180 माइनस 60। ऐसा कर लिया आपने। अब आगे आप अलाइड एंगल प्रॉपर्टी लगाओगे। बच्चों मैं बता चुका हूं अलाइड एंगल प्रॉपर्टी क्या है। 180 या 360 पे फंक्शन सेम रहेगा। 180 एंड 360, अगर कोई से अंदर एंगल इस फॉर्म में हो कि शुरू वाला एंगल 180 है, साथ यहां प्लस हो या माइनस हो, या शुरू वाला एंगल 360 है, साथ प्लस हो या माइनस हो, कुछ मर्जी वैल्यू हो, तो क्या करता है, क्या होना है, फंक्शन सेम रहेगा यानी कॉस ही रहेगा। साथ हम ये एंगल लिखते हैं, इधर हमने साथ अलामत भी डालनी है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। आ सजना टुर चलिए, ये क्या चीज है? ये तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए एक मेरी जुगाड़ है। आ सजना टुर चलिए, क्या मतलब? फर्स्ट में आल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टैन पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। आ सजना टुर चलिए, आल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। अगर साइन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी सेकंड में पॉजिटिव होगा, कोसेकंड थीटा वो पॉजिटिव है। अगर टैन पॉजिटिव है थर्ड में तो उसका रेसिप्रोकल कॉट वो भी पॉजिटिव होगा थर्ड में, बाकी चारों नेगेटिव। इसमें कॉस और सीकेंट पॉजिटिव है, इसमें साइन और कोसेकंड पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। टैन एंड कॉट पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। कॉस एंड सीकेंट पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। तो कॉस 120 की वैल्यू, तो कॉस 120 की वैल्यू
cos 60 के बराबर, और cos 60 दैट इज 1/2। ये भी मैं इंशाल्लाह अभी अगले लेक्चर में बताऊंगा कि cos 60 कैसे याद रहे 1/2। इसी तरह से ये कर लें। फौरन आपने 150 को क्या लिखा, cos ऑफ 180 माइनस 30। अब मैंने इसलिए कहा कि 180 में कन्वर्ट करें, फंक्शन सेम रहे। 90 में भी मैं भी कन्वर्ट या ब्रेक करके बता सकता हूं, लेकिन उधर फिर 90 या 270 पे फंक्शन चेंज होता है। चेंज करना बाज का तो बच्चे भूल जाते हैं। दैट्स वाई मैं कह रहा हूं 180 में फिर चेंज वाला सीन ही नहीं रहेगा, फंक्शन विल रिमेन सेम। दैट्स वाई 180 में ब्रेक करो, ये मेरा मशवरा है। लेकिन अभी मैं इन वैल्यूज को 120 को 90 में ब्रेक करके दूंगा, फिर 90 की वजह से फंक्शन चेंज होगा, रिजल्ट यही आएगा। तो ये अब बनेगा cos 30 साथ सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से नेगेटिव। तो cos 150 का जो आंसर है चेक कर लें, वो cos 30 के बराबर है, और वो है -√3/2। फर्ज करो एक बच्चा कहता है सर इसको जरा 90 में ब्रेक करके दें, जरा ये देख लो। अब 90 में 120 को अगर ब्रेक करते हो तो 90, अब ये छोटा एंगल है, लेना इनका डिफरेंस है, लेकिन अब यहां प्लस डालोगे और ये 30, तो कन्वर्ट किया 90 + 30, आंसर यही बनने लगा। तो अब ये क्या चीज बन गई, ये अब फंक्शन चेंज होएगा। क्वाड्रेंट है सेकंड में cos नेगेटिव होता है, अब फंक्शन चेंज करो। कोई बच्चा कहता है सेकंड में तो साइन पॉजिटिव, मैंने अभी साइन नहीं डाला, अलामत हमने इस फंक्शन के मुताबिक डालनी है जो गिवन है। cos नेगेटिव होता है सेकंड में, 90 पे फंक्शन चेंज होगा। अब आंसर इसका निकालो, यही आंसर बना। सॉरी, सेकंड में भी cos नेगेटिव होता है, सेकंड में cos नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आंसर आएगा। ये मुझसे मिस्टेक हुई, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव साइन, तो ये रिजल्ट बना। तो देखो 90 पे फंक्शन चेंज किया हमने, तो ये मैं इसलिए कहता हूं कि 180 में इसलिए कहता हूं ब्रेक करो कि फंक्शन चेंज करने की दिक्कत से हम बाहर निकल जाएंगे। यहां नेगेटिव साइन था, ये मुझसे मिस्टेक हुई। तो कोई भी एंगल अगर सेकंड में है तो उसको 180 में ब्रेक करो। अच्छा, अब आए, कोई भी एंगल थर्ड में है तो उसको भी 180 में ब्रेक करो और अलाइड एंगल प्रॉपर्टी लगाओ। कैसे, फर्ज कर लो मसलन अब थर्ड क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू लेते हैं, साइन ऑफ 210 डिग्री लें, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। ये कैसे पता चलता है भाई, 90 और 180 में तो सेकंड क्वाड्रेंट है, ये वैल्यू तो 210 है, ये 90 और 180 में नहीं पड़ी, ये किस क्वाड्रेंट में आ रही है, थर्ड में। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल हो तो उसको भी 180 में ब्रेक करो, 210 को 180 में ब्रेक करो, लेकिन अब आपने साथ प्लस लिखना है। सेकंड में 180 माइनस करते हैं, लेते डिफरेंस ही है। थर्ड में क्या करोगे, 180 प्लस, लेना डिफरेंस ही। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या बनता है, 30, तो ये ऐड कर लो, 180 + 30। बड़ी बेहतरीन तरीका है। कोई भी एंगल जो सेकंड, थर्ड या फोर्थ में हो उसके लिए क्या करना है, सेकंड को में हो तो 180 माइनस इनका डिफरेंस, थर्ड में हो तो 180 प्लस उसी एंगल का डिफरेंस, उन्हीं का डिफरेंस। अब आप देखो ये अलाइड एंगल के लिहाज से फंक्शन सेम है, क्वाड्रेंट है थर्ड में साइन नेगेटिव और फंक्शन सेम साइन ऑफ 30, और इसको सॉल्व कर लो, ये -1/2। कोई भी वैल्यू सेकंड में हो तो आपने क्या करना है, सेकंड में हो तो 180 माइनस उसका डिफरेंस, थर्ड में हो तो 180 प्लस उनका डिफरेंस, फोर्थ में हो तो 360। हमेशा इन दो के साथ ही रखो। कोई भी वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो 90 या 270 में ना ब्रेक करो, आपने इन्हीं दो में ही रहना ताकि फंक्शन सेम रहे। वरना आप शौक पूरा करना चाहते हो तो कर सकते हो 90 और 270 में भी ब्रेक। कोई वैल्यू थर्ड में होगी तो 270 प्लस, फोर्थ में होगी तो 270 प्लस, थर्ड में होगी तो 270 माइनस, लेकिन फिर फंक्शन चेंज करना पड़ता है। मेरा मशवरा है कि ऐसा ना करें, यूं ही रखें। तो वो आप फर्ज कर लो अब साइन ऑफ 300 है, ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है बच्चों, ये फोर्थ बनेगा। कैसे, 300 डिग्री इधर ही होता है। अब आपने क्या करना है, 300 डिग्री को 360 माइनस इनका डिफरेंस दैट इज 60 डिग्री, और ये सॉल्व कर लो आगे, साइन लेकर अलाइन एंगल प्रॉपर्टी लगा लो। 360 माइनस 60, तो ये क्वाड्रेंट है फोर्थ में साइन नेगेटिव, साइन ऑफ 60 डिग्री। तो ये आपने फोर्थ में साइन नेगेटिव
360 पे फंक्शन सेम, तो ये रिजल्ट है। इसको आगे सॉल्व कर लो, -√3। तो ये -√3/2 है। स्टूडेंट्स, अगर कोई भी एंगल साइन कॉस के साथ इनमें से हो, स्पेशल एंगल 0 हो, 30 हो, 45 हो, 60 डिग्री हो, या 90, 182, 73, 60, इनमें से कोई भी साइन कॉस के साथ एंगल हो, तो मैं इंशाल्लाह अपने इस लेक्चर के बाद उन एंगल्स का साइन कॉस लेना बड़ा बेहतरीन ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं। बड़ी बेहतरीन ट्रिक होगी वो। लेकिन अगर कोई एंगल इनसे हटकर हो और वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो, तो आपने क्या करना है, 180 माइनस जो भी ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट वाला एंगल होगा जो यहां पे हम ले रहे हैं, इसको और इसका डिफरेंस वो आपने इधर लिखना है। याद रखो, 180 माइनस समथिंग करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहोगे। जाहिर है वन सेकंड क्वाड्रेंट के लिए 180 माइनस समथिंग, और वो क्या समथिंग इधर लिखा करते हैं, जो वैल्यू यहां पे होगी, मसलन ये 130 डिग्री है, तो इसको और इसका फिर डिफरेंस जो है वो हम इधर लिखा करेंगे। या फर्ज कर लो ये 150 डिग्री है, तो उसका इसका और उसका डिफरेंस हम यहां लिखा करेंगे। अगर कोई एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम फिर 180 प्लस समथिंग करेंगे, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू होगी। और इधर क्या वैल्यू लिखेंगे, जो भी यहां थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू होगी, इसका और उसका हम यहां पे डिफरेंस लिखा करते हैं। फर्ज कर लो कोई वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फिर हम फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए जो भी वैल्यू होगी 360 माइनस समथिंग करेंगे। फर्ज कर लो ये 300 डिग्री है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो 360 माइनस समथिंग, यहां पे क्या चीज लिखेंगे, हमेशा इसको और इसका डिफरेंस लिखेंगे। 360 माइनस करेंगे तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेंगे। तो 90 या 270 के चक्रों में, ब्रेक करने के चक्रों में ना जाएं, आपको वहां पे जो है फिर वो फंक्शन चेंज करना पड़ेगा, और वो बाज स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। दैट्स वाई मैं 180 और 360 पर ही आपको कहूंगा कि इसमें ही ब्रेक करें। अब आप देखें, ये वैल्यू बड़े आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। इसको ये इस पर डिमॉवरिस थ्योरम लगाया। अब ये cos 300 प्लस आयोटा sin 300, इसको फौरन इस तरह से आगे सॉल्व कर लें। यहां पे क्या है, क्या करना है, ये 5 अंदर मल्टीप्लाई कर लें, cos 300 प्लस आयोटा sin 300, साथ 30 ऐड कर लें, cos ये 330 बन जाएगा, आयोटा sin 330, ये वैल्यू नीचे 4 मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू उसमें से फिर क्या हम करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 330 में से ये वैल्यू और सॉल्व कर लेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये ऊपर ले जाकर -3 कर लें, फिर आपने इस तरह से जैसे ये मैंने किया हुआ, तो इसको आप फिर ये cos -90 प्लस आयोटा sin -90 बन जाएगा। पहले इसको ऊपर ले जाएं, पावर -3 बनाकर फिर अंदर जो है डिमॉवरिस थ्योरम की मदद से पावर को उसको अंदर मल्टीप्लाई कर। इस क्वेश्चन में ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, cos 120 प्लस आयोटा sin 120, और 30 को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें, cos 90 प्लस आयोटा sin 90, उसको आगे सॉल्व कर लें। स्टूडेंट, यहां पे थोड़ी देर पहले मैंने एक पार्ट करवाया था जिसमें अंदर नेगेटिव साइन है। जब सिंगल वैल्यू हो, मसलन cos 30 माइनस आयोटा sin 30 और ऊपर पावर 6 है, अंदर नेगेटिव साइन और सिंगल वैल्यू है और कोई वैल्यू ना मल्टीप्लाई हो रही है साथ और ना ही डिवाइड हो रही है, तो फौरन आप अंदर नेगेटिव है तो भी आप डिमॉवरिस थ्योरम लगा लें। लेकिन अगर इसके साथ कोई और वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो या साथ नीचे डिवाइड हो रही हो, जब बीच में नेगेटिव साइन है और 2-3 रकमें, कुछ मल्टीप्लाई भी हो रही है या साथ कुछ डिवाइड भी हो रही है, तो फिर यूं रूल ना लगाएं डायरेक्ट। क्यों? उस वक्त जब आपने लगाएंगे तो वो गलत होगा। वजह क्या है? उसमें आपने ये काम करना है कि आपने पहले इस माइनस को अंदर ले जाना है, यहां प्लस बनाएं, cos 30 में वजह बताने लगा हूं, आयोटा साइन ऑफ -30 और ऊपर पावर 6 है, साथ इधर जो भी वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे अगर कोई वैल्यू डिवाइड हो रही है तो भी वो साथ अभी लिखनी है। अब जो साइन का एंगल है वही कॉस का होना चाहिए, या जो कॉस का एंगल है वही साइन का होना चाहिए, तो अब इस एंगल को भी नेगेटिव कर लें, प्लस आयोटा साइन -30। अब आपने साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है और नीचे कुछ डिवाइड हो रही है। अब देखो ना बेटा, ये नेगेटिव एंगल है, इसके साथ ये 6 मल्टीप्लाई होगा तो ये नेगेटिव वैल्यू ही रहेगी,
और इसके साथ जब ये नेगेटिव वैल्यू के साथ यहाँ जो एंगल वाली वैल्यू होगी वो ऐड होगी, तो नेगेटिव वैल्यू के साथ कोई वैल्यू जब ऐड होती है या नीचे वाली ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी तो असर या फर्क पड़ेगा, जरूर पड़ता है। लेकिन जब सिंगल वैल्यू और बीच में माइनस है तो उसमें दूसरी कोई और वैल्यू है ही नहीं, तो डायरेक्ट डी मॉवरीज लगाएं। लेकिन अगर बीच में माइनस है और मोर देन वन वैल्यूज हैं, कुछ मल्टीप्लाई हो रही हैं, कुछ डिवाइड हो रही हैं, तो फिर आप ये वाला प्रोसेस करके फिर डी मॉवरीज लगाएं। उस वक्त डायरेक्ट ये वाला डी मॉवरीज थ्योरम इस तरह से ना लगाएं। स्टूडेंट्स, मेरा इंशाल्लाह इससे अगला लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें मैंने साइन कॉस के 0 के साथ 30, 45, 60 डिग्री इन एंगल्स के साथ बड़ी बेहतरीन ट्रिक बतानी है विदाउट कैलकुलेटर इंशाल्लाह ताला। तो बच्चों देखो, मैंने हर एंगल से बात को कवर करने की कोशिश की है। मेरी कोशिश होती है कि स्टूडेंट्स की तैयारी हर तरह से हो जाए ताकि मेरे लेक्चर सुनने के बाद उसको मैथ की प्रिपरेशन के लिए मजीद कोई और चीज़ की ज़रूरत ना रहे इंशाल्लाह ताला।